नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए दक्षिण एशियाई देशों से एकजुट होने का किया आह्वान। कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तालमेल बढ़ा सकते हैं सार्क देशों के नेता। श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव्स ने प्रधानमंत्री मोदी की पहल का किया स्वागत। भारत के नेतृत्व को सराहा। भारत में कोरोना वायरस के अब तक 81 मामले। एहतियातन कई राज्यों ने स्कूल कॉलेज किए बंद। इटली में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए कल रवाना होगा एयर इंडिया का विमान। सरकार के नागरिकों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह। येस बैंक को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला। बैंक के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव को दी मंजूरी। एसबीआई की होगी 49% की हिस्सेदारी। केंद्रीय कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा। 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा फायदा। छोटे कर विवादों के निपटारे से जुड़े प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक पर संसद की मुहर। राज्यसभा में चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाया गया बिल। 31 मार्च 2020 तक बकाया कर जमा करने वालों को ब्याज और जुर्माने पर मिलेगी छूट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कारोबारियों में बढ़ेगा भरोसा। और 17 राज्यों से राज्यसभा की 55 सीटों के लिए नामांकन का काम पूरा। बिहार से उपसभापति हरिवंश, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा समेत कई दिग्गजों ने आखिरी दिन दाखिल किए पर्चे। जरूरी होने पर 26 मार्च को होगा मतदान। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए दक्षिण एशियाई देशों को एकजुट होने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हमारा ग्रह कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस से जूझ रहा है। विभिन्न स्तरों पर सरकारें और लोग इसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुनिया की आबादी का काफी बड़ा हिस्सा दक्षिण एशिया में रहता है और यहाँ के देशों की सरकारों को लोगों के स्वास्थ्य की खातिर सभी प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सार्क देशों के नेताओं को मजबूत रणनीति तैयार करनी चाहिए। सार्क के सभी सदस्य देशों के नागरिकों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इन देशों के नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हम एकजुट होकर दुनिया के लिए मिसाल पेश कर सकते हैं और दुनिया को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव के अलावा बांग्लादेश और अफगानिस्तान के राष्ट्र प्रमुखों ने इस पहल का स्वागत किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि श्रीलंका चर्चा में शामिल होने और सार्क के अन्य सदस्यों से सीखने के लिए तैयार है। आइए इस कठिन परिस्थिति में हम एकजुट हों और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखें। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और हमारे नागरिकों को इस घातक बीमारी से बचाने के लिए सार्क देशों के नेतृत्व में मजबूत रणनीति तैयार करने के लिए नेपाल सरकार मिलकर काम करने के लिए तैयार है। भूटान के प्रधानमंत्री लाते तेशरिंग ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम का समर्थन किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि इसे ही नेतृत्व कहते हैं। क्षेत्र के सदस्य के तौर पर हमें साथ आना चाहिए। इससे छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर जोर पड़ता है, इसलिए हमें समन्वय के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इसके तत्काल और प्रभावशाली परिणाम जल्द ही देखेंगे। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया किया।
उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना वायरस को हराने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत है। हम क्षेत्रीय एकता दिखाने की मुहिम का समर्थन करते हैं। और इस बीच आज विदेश मंत्रालय ने 130 से ज्यादा देशों के राजदूतों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रयासों से अवगत कराया। बातचीत में विदेश मंत्रालय के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है वो बाहर से भारत में आने वाले संक्रमण को रोकने और भारतीय लोगों को नए संक्रमण से बचाने के लिहाज से जरूरी था। इसी क्रम में भारत ने शुक्रवार से बांग्लादेश में जाने वाले बस और रेल सेवाओं को भी फिलहाल रोक दिया है। बाद में विदेश गृह, स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया कि शनिवार को तेहरान से भारतीय लोगों को लेकर महान एयरलाइंस का एक विमान दिल्ली आएगा। एक अतिरिक्त विमान भी तेहरान भेजा जा सकता है और आज तेहरान से 44 यात्रियों को मुंबई लाया गया है। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव दामू रवि ने बताया कि अभी तक विदेश से 1031 लोगों को लाया गया है और इनमें 48 वो लोग भी शामिल हैं जो मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, अमेरिका, मेडागास्कर, श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरू के हैं। See, these students are quite dispersed. They are around many places in Italy, but I think priority is right now Milan, where our students are stranded in and around Milan. So the number that we are getting in consultation with our ambassador and the consul general in Milan is about 220 or so. So that's our priority to bring them. But subsequently, I'm sure, and we will look around if there are any other students who are left behind, and they will be advised to contact our missions, and we will aggregate that number and see what next we can do about that. That this is a global fight, we have to stand together, that it needs world solidarity. India is on, Denmark is on, the whole world is on. So let's fight it together. Let's work together. Are you happy with the preparation? I think so. It's really nice. I felt very assured, so I think we are moving forward to the right thing. और आइए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन का रुख करते हैं। अखिलेश, आज अगर हम कोरोना वायरस को लेकर बात करें तो सबसे अहम प्रधानमंत्री का ट्वीट ही रहा जिसमें उन्होंने सभी एशियाई देशों का आह्वान किया है कि हमें साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। निश्चित तौर पे देखिए, इसकी पृष्ठभूमि कल ही तैयार हो गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फ़ोन किया था। उसके बाद फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़ोन किया था और इन दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाई जानी चाहिए। तो इसी के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह तय किया कि सबसे जो छोटी कड़ी है जहां की भारत है वो सबसे छोटी कड़ी सार्क है और सार्क के जो देश हैं काफ़ी वल्नरेबल हैं इस मामले में। छोटे देश भी हैं, रिसोर्सेज का भी अभाव है और कई तरह के ऐसे हैं कि वहाँ से दुनिया में कई जगहों पे लोग रहते भी हैं, चाहे वो नेपाल की बात करें या श्रीलंका की बात करें, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सभी देशों के लोग बाहर हैं, दुनिया के कई देशों में फैले हुए हैं। तो ऐसे में इन सभी देशों के साथ एक समन्वय बिठा के चले अगर सार्क तो एक काफ़ी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने सार्क के सभी देशों से अनुरोध किया कि इस पर एक संयुक्त रणनीति बनाई जानी चाहिए और चूँकि जो सबसे बड़ी समस्या है कि अभी मिलने जुलने पर भी कई तरह के रोक की बात है, क्योंकि एक ऐसा संक्रमण है कि आपसे मिलने जुलने को भी मना करता है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है और एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले परिणाम आया, यहाँ की नेपाल के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, उसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, उसके बाद फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और उसके बाद तांता लग गया, भूटान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और उसके बाद फिर अभी थोड़ी देर पहले बांग्लादेश के जो विदेश राज्य मंत्री हैं उन्होंने शेख हसीना की तरफ से ट्वीट किया और उसके बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ट्वीट किया अपने राष्ट्रपति की तरफ से। एक देश पाकिस्तान है जिसने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। निश्चित तौर पे वो काफ़ी
संकट में हैं, क्योंकि उनके यहाँ से सूचनाएं मिलनी काफ़ी कठिन है। चीन के साथ उनका दावा है कि काफ़ी नज़दीकी संबंध है, तो इसमें कितने पाकिस्तान के लोग संक्रमित हैं इसका कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शायद वो सकुचा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी देश को छांटे हुए सभी सार्क के सभी देशों से अनुरोध किया है संयुक्त रणनीति बनाने के लिए। और ऐसे में जबकि एक तरीके से कहें कि भारत इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा देश है, और अभी जो इवैक्यूएशन हुआ उस इवैक्यूएशन में भारत ने इन सार्क के 4 देशों को के लोगों को वापस भी लाने में सफलता पाई। उसमें मैं खासतौर पर बताऊं, बांग्लादेश के लोग थे, मालदीव के लोग थे, श्रीलंका के लोग थे, नेपाल के थे, यहाँ तक कि म्यांमार के भी लोग थे, जिनको कि इवैक्यूएशन के बाद चीन से वापस लाया गया भारत में। तो निश्चित तौर पर भारत ने एक पहल ली है, और भारत ने यह भी आश्वासन दिया है कि जिन देशों ने मांग की है भारत से कुछ मेडिकल सहायता की, वो मेडिकल सहायता भी पहुंचाई जाएगी। अभी सूचना जो मिली है कि मालदीव में हमारे डॉक्टरों की एक टीम गई है, और मालदीव के राष्ट्रपति की तरफ से सूचना आई है, बहुत धन्यवाद उन्होंने दिया है कि भारत के तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा डॉक्टर मालदीव में अभी गए हैं, और मालदीव के लोगों की जांच करने, और मालदीव में जो पर्यटक हैं उनकी जांच करने, या मालदीव से जो भारत वापस लौटेंगे उन सब की जांच करने के लिए गया है। तो एक सामान्य जो एक स्वास्थ्य जांच जो कोरोना के क्षेत्र में हो रहा है उस सब के लिए भारत की एक टीम गई है। निश्चित तौर पे नेपाल और भूटान ऐसे देश हैं जहां की हमारा लैंड बाउंड्री पूरी तरह खुला हुआ है। अभी घोषणा जो की गई है उसमें इन दोनों देशों के लोगों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। 2-2 चेक पोस्ट इन दोनों देशों के बीच खुले रहेंगे, आएंगे, निश्चित तौर पे उनकी जांच होगी। और बांग्लादेश के जो बस यात्रा है और रेल यात्रा है वो तात्कालिक तौर पे स्थगित कर दी गई है। फिलहाल देखा जाएगा, 15 अप्रैल तक के लिए किया गया है। उसके बाद जो स्थिति होगी, अगर उसके पहले स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी तो उसके पहले भी खोला जाएगा। तो भारत की तरफ से जो पहल की गई है, जो भारत की ओर से हो रहे हैं उसकी जानकारी भी आज दी गई है, और प्रधानमंत्री का आह्वान ही इस बात को दर्शाता है कि कोरोना वायरस से जूझने के लिए भारत कितना तत्पर है और कितनी तैयारियां भारत कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश पूरी जानकारी हमें देने के लिए। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 81 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमित लोगों में 64 भारतीय, 16 इटली के और 1 कनाडा का है। जांच में पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में कौन कौन आया, उनकी जांच हो रही है। करीब 4000 लोगों की पहचान कर उनकी जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने कुल 42,296 यात्रियों को सर्विलांस पर रखा। इसमें से 2559 लोगों में लक्षण दिखे थे। इनमें से 522 को हॉस्पिटल में रखा गया, जिसमें 17 विदेशी भी शामिल थे। वहीं एयर इंडिया की एक फ्लाइट कल इटली के मिलान जाएगी, और इस उड़ान के जरिए फंसे हुए भारतीयों को लाया जाएगा। We now have 81 confirmed cases of COVID-19 in the country. Of these, 3 from Kerala were treated and discharged. In addition, 7 more from Safdarjung have also recovered. Of these confirmed cases, 64 cases are of Indian nationals, 16 Italian nationals, and 1 Canadian national. Contact tracing of these cases is being actively pursued. So far, this has led to identification of more than 4,000 contacts who have been put under surveillance. Death of a 76-year-old male from Karnataka is confirmed to be caused due to comorbidities, that is asthma and hypertension, and he also tested positive for COVID-19. All the precautionary measures as per protocol, such as screening and home quarantine of the contact, has been initiated by the State Health Department of Karnataka and is being closely monitored. It is reiterated that Indian nationals are strongly advised to avoid all non-essential travel abroad and refrain from traveling to countries reporting high cases and deaths as mentioned in our travel advisories. All incoming international passengers returning to India should self-monitor their health and follow the required do's and don'ts as detailed by government. कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में अब तक हुई मौत का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच चुका है। चीन में कोरोना वायरस से 7 और लोगों की मौत के खबर के बाद अब कुल 3176 लोगों की मौत वहां हो चुकी है। वहीं ईरान में पिछले 24 घंटों में 85 और लोगों की मौत के बाद कुल 514 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं।
नेपाल ने कोरोना वायरस महामारी के कारण एवरेस्ट पर पर्वतारोहण अभियान स्थगित कर दिया है। चीन के अपनी तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ाई को बंद किए जाने के एक दिन बाद नेपाल ने दुनिया के सबसे बड़े पर्वत पर चढ़ाई को बंद कर दिया है। इसके अलावा नेपाल ने देश के सभी पर्वतारोहण अभियानों को स्थगित कर दिया है और पर्यटक वीजा जारी करने की प्रक्रिया रोक दी है। वहीं श्रीलंका ने अस्थायी रूप से कोरोना वायरस की वजह से एहतियात के तौर पर ईरान, इटली और दक्षिण कोरिया से आने वाले लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। आईटीबीपी के छावला कैंप में कोरोना वायरस जांच में वुहान, चीन से पहुंचे 112 लोगों को आज छुट्टी दे दी गई। ये सभी जांच में नेगेटिव पाए गए हैं। इस दल में 76 भारतीय और 36 विदेशी नागरिक शामिल थे। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित चीन के वुहान से 27 फरवरी 2020 को इन सबको भारत लाया गया था। 112 लोगों का आईटीबीपी के छावला क्वारंटाइन केंद्र में कोरोना वायरस की जांच पहली बार 27 फरवरी और 11 मार्च को नमूनों का एकत्रीकरण करके जांच की गई, जो कि नेगेटिव पाई गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सभी नागरिकों को गुलाब का फूल, आईटीबीपी का कैलेंडर और स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र सौंपा। मैं आईटीबीपी को इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने कोरोना वायरस से संदिग्ध लोगों की जांच क्वारंटाइन पीरियड में यहाँ लाए गए वैसे लोगों को अच्छी सेवा, अच्छा माहौल, परिवार जैसा माहौल और वह समय बहुत एक अच्छे वातावरण में उस पीरियड को गुजार सके। Cases in most of the countries, but our country's efforts, government efforts, whether it is central government or state governments and all agencies coming together and working as a team, they have facilitated our own citizens around the globe. The government is willing and making efforts to evacuate our own citizens from all parts of the globe, from all countries. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों को 22 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन जिन स्कूलों में परीक्षा चल रही है वहां परीक्षा खत्म होने के बाद उन्हें बंद किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के 11 मामले सामने आए हैं। जिन संस्थाओं में परीक्षाएं चल रही हैं वे सभी परीक्षाएं यथावत रूप से आगे उनका कार्यक्रम चलेगा, लेकिन जिन संस्थाओं में परीक्षाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं, जैसे बेसिक शिक्षा परिषद में भी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, हम लोगों ने उन परीक्षाओं को स्थगित करवा दिया है। 22 तक उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी अपने बेसिक शिक्षा परिषद के, माध्यमिक शिक्षा परिषद के, उच्च शिक्षा के या फिर टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन और हमारे जो अन्य स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए सेंटर हैं, इनको हम लोगों ने 22 मार्च तक के लिए बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के चलते आईपीएल का मौजूदा शेड्यूल अब करीब 2 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। बीसीसीआई ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से सावधानी बरतते हुए इसे टालने का फैसला किया गया है। अब ये टूर्नामेंट 29 मार्च की बजाय 15 अप्रैल से शुरू होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी राज्य सरकारें एहतियात बरत रही हैं। बिहार में सभी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 मार्च तक के लिए बंद रहेंगे। मिड डे मील का पैसा डीएनटी के माध्यम से बच्चों के माता पिता के खाते में ट्रांसफर होंगे। इसके अलावा सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। राज्य में सभी सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। बड़े हॉल की बुकिंग 31 मार्च तक नहीं होगी। अस्पताल में आईसीयू और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी तक 142 लोग संदिग्ध पाए गए, जिसमें से 73 को डिस्चार्ज कर दिया गया है।
इधर दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से सभी सार्वजनिक स्विमिंग पूल 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सभी होटलों और अन्य संस्थाओं के स्विमिंग पूलों को भी बंद किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस को महामारी घोषित करते हुए सभी सिनेमाघर, स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए हैं। कोरोना को महामारी घोषित कर चुकी हरियाणा सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लेते हुए 31 मार्च तक सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षाएं या परीक्षाएं नहीं होंगी। इसके साथ ही सरकार ने 5 जिलों के स्कूलों को भी बंद करने का ऐलान किया है। बात ओडिशा की करें तो ओडिशा में भी कोरोना वायरस को लेकर राज्य ने आपदा इसे घोषित कर दिया है और इसके साथ ही ओडिशा विधानसभा को 29 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। नवीन पटनायक ने 31 मार्च तक राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम को बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि इस दौरान परीक्षा दे रहे छात्रों को स्कूल या कॉलेज जाने की छूट होगी। ओडिशा सरकार ने कोरोना को आपदा घोषित किया है। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित की जाएगी। राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। कर्नाटक सरकार ने कोरोना के खतरे के मद्देनजर राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, थिएटर, पब, क्लब को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही कर्नाटक में होने वाले प्रदर्शनी, समर कैंप्स, स्विमिंग पूल, खेल, स्पोर्ट्स के इवेंट्स, फुटबॉल, शादियां और कॉन्फ्रेंसेस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही सरकार ने किसी को भी यात्रा न करने की सलाह दी है। केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह हुई बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने येस बैंक के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने के 3 दिन के अंदर येस बैंक पर लगी रोक खत्म हो जाएगी। अधिसूचना के 7 दिनों के भीतर येस बैंक के नए बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें मौजूदा बोर्ड के 2 सदस्यों को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने येस बैंक ऑथराइज्ड कैपिटल 1,100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6,200 करोड़ रुपए कर दिया है। एसबीआई येस बैंक के 49% इक्विटी में निवेश करेगा। अन्य निवेशकों को भी निवेश के लिए कहा जा रहा है। Scheme of reconstruction came to the government, which was considered by the cabinet today. The key features of what actually is a part of this reconstruction plan will of course be available for all of you all in detail once the notification happens, which will happen as soon as possible. But I'm just highlighting some of the points which will be of interest. State Bank of India will invest up to 49% of the equity. Other investors are also being invited, and quite a lot of engagement by the RBI is happening to bring in other investors also. There will be a 3-year lock-in period for SBI for up to only 26% of the 49% that they are investing. And for the rest of the investors, it will be lock-in for 3 years of 75% of their investment. So the authorized capital itself has been raised from 1,100 crores to 6,200 crores so that we can accommodate immediate and also subsequent raising of capital requirements. वहीं सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता 21% कर दिया है। इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। महंगाई भत्ता बढ़ने से केंद्र सरकार पर 14,595 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता 1 जनवरी से बढ़ाने का एक बड़ा फैसला हुआ है।
1,13,00,000 फैमिलीज को इसका फायदा होता है। वहीं नारियल उत्पादक किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 439 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। कोपरा जो खासकर साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इसमें कोपरा तैयार होता है, उसके एमएसपी में बढ़ोतरी की है। मिलिंग दर्जे का जो कोपरा होता है मिलिंग का, वो 9521 था, 9,521 रुपए था पिछले साल, अब बढ़ के 439 रुपए बढ़ोतरी हुई और 9,960 हो गया। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 को आज राज्यसभा ने चर्चा के बाद लोकसभा को वापस कर दिया। सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि योजना का मकसद प्रत्यक्ष कर विवादों का समाधान और कारोबारियों को भरोसे में लेना है। विधेयक में देश में 9,32,000 करोड़ रुपए से संबंधित प्रत्यक्ष कर विवाद के मामलों के समाधान के लिए प्रावधान है। इस योजना के तहत वो करदाता अपना बकाया कर 31 मार्च 2020 तक जमा कर सकते हैं और ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिनके कर संबंधी विवाद कई अधिकरणों में लंबित हैं। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी। ये योजना 30 जून 2020 तक ही जारी रहेगी। लोकसभा से इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। So I would want to assure that the date given 31st March is for payment without any kind of penalty or additional charge or anything of that kind, with additional 10% between 31st March to June 30th, with additional 10% payment over the given formula of the scheme people can join in. However, the bill, what is important here is the bill authorizes the government to notify the end date. So depending on how this whole thing is going, based on the suggestions coming from the tax assessees themselves, the notification will be issued subsequently. और इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदस्यों ने बिल के कई प्रावधानों और योजना की समय सीमा को लेकर अपने विचार और सुझाव रखे। Bill that came out at the time of the budget and what is now in front of us is materially different. I would urge the minister and the government to extend this unconditional cutoff at least till June 30th, so that there's some amount of time for people who are disputants to actually consider what emanates from both houses. इस V2V स्कीम में इसके 4 पिलर्स हैं बेसिकली। सबसे पहला पिलर है टाइमली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। बहुत क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइंस दे रखी है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कितने टाइम में टैक्स का डिक्लेरेशन होगा, कितने टाइम में ऑर्डर होगा, वो सब एकदम क्लियरली डिफाइंड है। सेकंड, द कवरेज इज वेरी वाइड। राज्यसभा की 55 सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए नामांकन के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपने नामांकन दाखिल किए। बीजेपी में शामिल होने के 2 दिन बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि हरियाणा में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया। हरियाणा पिछड़ा वर्ग विकास निगम के चेयरमैन रामचंद्र जांगड़ा और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने नामांकन किया। वहीं कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन किया। बीजेपी ने इस बार 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं 2 सीटों पर सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, वहीं आरजेडी ने 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। नामांकन पत्रों की जांच 16 मार्च को होगी। उम्मीदवार 18 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। इन सीटों के लिए मतदान 26 मार्च को होगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से नजरबंद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को आज रिहा कर दिया गया। फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत नजरबंद किया गया था। पिछले साल 15 सितंबर को फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ पीसीए लगाया गया था और इसके बाद दिसंबर में उनकी नजरबंदी बढ़ा दी गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।